अगर किसी का कोई सवाल है किसी चीज़ के बारे में जो हमने डिस्कस किया है तो वो पूछ सकता है। पैकेजिंग के मतलब तो सर तकरीबन तकरीबन आर क्लियर है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं। सर एक सवाल है। ये जो पैकेजिंग की कॉस्ट, जैसे आपने कहा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में ये बढ़ती जाती है, क्योंकि क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल और फर्ज कीजिए हमें बेहतर पैकेजिंग लगानी पड़े, तो इसकी कॉस्ट क्या कस्टमर अंडरस्टैंड करता है कि उसको देनी होगी, या वो हमारे पल्ले डालेगा एज एन एक्सपोर्टर, अगर हम एक्सपोर्टर होते हैं तो? नहीं नहीं, ये तो इम्पोर्टर की कॉस्ट है, एक्सपोर्टर ने क्यों देनी है? अच्छा, ये मतलब ये इम्पोर्टर ही लेगा, मतलब जो इम्पोर्ट कर रहा है अपने मुल्क में प्रोडक्ट, वो ऑब्वियसली। पैकेजिंग कॉस्ट पे करेगा? ऑब्वियसली अच्छा, मेरा आपने ख्याल है एक्सपोर्टर करेगा। जी। एक्सपोर्टर ने हमेशा प्राइस विदाउट पैकेजिंग देनी होती है, और फिर वो इंपोर्टर से आस्क करता है कि ये प्रोडक्ट की प्राइस है, तो अब आप बताएं पैकेजिंग का क्या करना है। क्योंकि चाइना सर में। वैसे तो आजकल आप प्रोडक्ट्स देखिए, जो खासकर जो जरा वैल्यूएबल आइटम होती है, उसकी पैकेजिंग तो कभी कभी उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल लग रही होती है। मतलब आजकल हाँ वो जैसे कहते हैं ना, 4 P's ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं: प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, प्लानिंग। और अब कहते हैं पैकेजिंग इज द फिफ्थ पी। तो पैकेजिंग तो ऑब्वियसली। भी एक कॉस्टली इनिशिएटिव है। जी। तो वो इम्पोर्टर ही पे करेगा। ऑब्वियसली ये बात भी वही इंपोर्टर करेगा, ये वाली जिसको पता होगा कि मेरी मेरे लिए पैकेजिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि उसने चीज़ वो बेचनी है वहां पर। सही है सर, यानी अगर मैं फुटबॉल्स बेच रहा हूँ तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं उसी कीमत तो कम से कम करूं ताकि एक्सपोर्ट कर सकूं। लेकिन फुटबॉल जिस पैकेज में जाएगी उसकी कॉस्ट जो है वो इंपोर्टर, वो चाहे इंपोर्टर ले न्यूजीलैंड में लेगा। बैठा हो या यूरोप, वही देगा। ऑब्वियसली 100%। आपने जब प्राइस देनी होती है तो आप उसको बताते हैं कि, क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्टर ने आपकी प्राइस डिफरेंट फैक्ट्रियों के साथ कंपेयर करनी होती है ना। तो चाइना में नॉर्मली ये प्रैक्टिस चलती है कि जब हम किसी आइटम की प्राइस लेते हैं तो वो सादे कार्टन की प्राइस होती है कि यार ये सादे कार्टन में हम आपको आइटम ये इस तरीके से देंगे। तो उसके बाद कस्टमर को ये कहा जाता है कि आपने प्राइस कंपेयर करनी है तो आप कहीं से कर लें। और नॉर्मली ये होता है कि चाइना के अंदर पैकेजिंग कंपनीज अलग होती हैं, प्रोडक्शन कंपनीज अलग होती हैं। तो वो कस्टमर ही कहता है कि हाँ ठीक है, मैं पैकेजिंग उस कंपनी से बनवा रहा हूँ, तो वहां से पैकेजिंग बन के तुम्हें आ जाएगी, तुम उसको पैक कर देना। वो पैकिंग के चार्जेस ले लेगा, बस दैट्स इट। तो ये नॉर्मली प्रैक्टिस यही होती है। तो इम्पोर्टर जो होता है उसको पता होता है इस बात का। एक्सपोर्टर ने तो पूछना होता है उससे कि बताओ किस तरह करना है आपने क्या चीज़। तो वो हमेशा आपसे आइटम की प्राइस लेगा। आपने भी हमेशा आइटम की प्राइस देनी है। आपने कहना है पैकेजिंग जो है वो सेकंड जॉब है, वो आप कहेंगे तो हम आपके लिए कहीं से बनवा लेंगे, अगर नहीं तो आप खुद भी बनवा सकते हैं। सो ये वो है, बिल्कुल डिसाइडेड बात है। चलिए सर, ये तो अच्छा हो गया, थैंक यू। और सर ये जो स्टैंडर्ड से आपने चीजें बताई हैं 5-6, जो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन और यानी, ये तो फिर एक तरह से ये भी इंपोर्टर ही बताएगा कि ये पैकेज पे लगनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन कम से कम होनी चाहिए, जैसे आप बता भी रहे थे। नहीं, ऐसे ही है ये जो कि इंपोर्टर ये ने जो इसको डेवलप इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन ये कस्टमर ना भी बताए तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये एक्सपोर्टर को लगानी चाहिए। यानी लेट सपोज आप कोई पैकेजिंग भी कस्टमर नहीं करवा रहा, कुछ भी नहीं करवा रहा, तो एटलीस्ट आप फिर भी उसको खाली कार्टन में तो कुछ चीजें डाल के देंगे ही ना। जी सर। तो सर ये लेकिन अगर फर्ज इस, कीजिए मैं कोई चीज बेच रहा हूँ जिसकी टेस्ट कराने को कहता है एक्सपोर्टर, तो जो इंपोर्टर है, और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और वो कहता है आप ये सर्टेन टेस्ट करवा के दे मुझे, उसकी प्राइस कौन उसकी प्राइस कौन इनकर करेगा, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर? मतलब अगर तो मुझे टेस्टिंग के लिए कहा जा रहा है या सर्टिफिकेशन के लिए कहा जा रहा मैं आपको बताता हूँ। अगर तो टेस्ट क्वालिटी का है तो उसकी जो प्राइस है वो इंपोर्टर पे करेगा।
ठीक है, यानी अगर वो इंस्पेक्ट करवा रहा है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या चीजें हैं, तो उसकी प्राइस इंपोर्टर पे करता है। अगर टेस्ट उस प्रोडक्ट के हवाले से कंप्लायंस का है तो वो एक्सपोर्टर पे करता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि लेदर इंडस्ट्री में अमूमी तौर पर एक सर्टिफिकेट होता है कि उसका सर्टिफिकेट किया जाता है कि ये जो लेदर है, चूंकि वो बनती तो जानवर की खाल से है, तो उसका एक टेस्ट उसमें लगता है कि ये जो खाल है या जिस लेदर से ये बनी है वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। वो एक टेस्ट होता है उसका, अभी मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। तो ये जो टेस्ट है ये कंप्लायंस में आता है, ये एक्सपोर्टर करवाता है। अच्छा, अब वो बनने के बाद उसकी क्वालिटी किस ग्रेड की आई है, वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, यानी वो कितना अच्छा लग्जरी है, मीडियम है, तो वो अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं उसको इंस्पेक्ट करवा लूँ तो उसकी जो प्राइस पे करता है वो इंपोर्टर पे करता है। क्योंकि एक्सपोर्टर की बात पे उस पर यकीन नहीं आ रहा होता ना। एक्सपोर्टर तो कह रहा होता है कि ये लग्जरी है, क्वालिटी। वो कहता नहीं मैंने टेस्ट करवाना है। एक्सपोर्टर कहता है ठीक है भाई, जिसको मर्जी थर्ड पार्टी एजेंसी को भेज दो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि फिर आप एसजीएच से करवा सकते हैं, टीयूवी से करवा सकते हैं, और बहुत सारे इदारे हैं। तो फिर वो इम्पोर्टर पे करता है उसको कि यार ये फलां जगह पे जाके फैक्ट्री में मेरा ऑर्डर है, तो वहां पर क्वालिटी का इंस्पेक्ट कर दें। बट अगर वो हाँ मतलब कंप्लायंस का सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपोर्टर करवा के देता है। सर अब इस तरह एक्सपोर्ट होने को तो दुनिया से, मतलब वो कहते हैं कुत्तों के शैम्पूज भी एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। अब हाँ वो अगर इंपोर्टर ये कहेगा कि ये शैम्पू जो है इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कुत्ते को या बिल्ली को वो उस पे वो हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। तो हाँ। अब ये टेस्ट जो होगा ये इसकी अपना इंपोर्टर की ख्वाहिश पर होगा और इंपोर्टर ही इसके पैसे पे करेगा। नहीं 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 नहीं, अब मिक्स करें ना, अब ये कंप्लायंस में आ गया ना। अच्छा। अगर ये चीज लगाने से कुत्ते को कुछ हो ना जाए तो वो तो कंप्लायंस में वो एक्सपोर्टर की जिम्मे, वो एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो एक्सपोर्टर वो वाला सर्टिफिकेट देगा कि भाईजान ये देखें, मेरे मटेरियल का मेरे पास कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो ये कहता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप इसकी एग्जांपल कपड़े से ले लेना, कपड़े से आपको समझ आएगी। आपने एक टी शर्ट ठीक। खरीदी है, ठीक है। एक्सपोर्टर का क्लेम है कि इस टी शर्ट के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो 100% कॉटन है। अब इस जी। चीज के ऊपर इंपोर्टर कहता है कि नहीं मुझे यकीन नहीं है, मुझे इसका टेस्ट करवा के दो। तो एक्सपोर्टर कहेगा ठीक है, अपनी एजेंसी भेजो, टेस्ट करवा लो, वो इंपोर्टर पे करेगा। लेकिन एक्सपोर्टर का क्लेम ये है कि ये जो कॉटन है ये केमिकल वाली नहीं है, ये नेचुरल कॉटन है। वो कंप्लायंस का सर्टिफिकेट एक्सपोर्टर देगा। वो तो इंपोर्टर की जिम्मेदारी नहीं ना। इंपोर्टर ने तो कंप्लायंस तो देना, एक्सपोर्टर ने अपनी प्रोडक्ट का कि मेरी प्रोडक्ट ठीक है, सही है, मेडिकेटेड, प्रॉब्लम नहीं है, इससे एलर्जी नहीं होगी, चीज़ें नहीं, वो तो एक्सपोर्टर की। हाँ, वो जो क्लेम एक्सपोर्टर का ये है कि 100% कॉटन है, इसमें पॉलिस्ट्रिल मिक्स नहीं है, या इसमें कोई रेक्सिन मिक्स नहीं है, या मटेरियल कोई दूसरा, वो कहेगा ठीक है, आप इससे वो क्वालिटी इंस्पेक्शन करवानी, इंपोर्टर वो कहेगा इंपोर्टर को ठीक है करवा लो, पैसे दो करवा लो। सो दोनों में फर्क है। क्वालिटी देखनी है कितनी है, ग्रेड क्या है, चीज़ें क्या है, वो इंपोर्टर करता है। बट प्रोडक्ट की कंप्लायंस क्या है वो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी। और जो एक्सपोर्टर एंड पे कंप्लायंस के सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो एक्सपोर्टर ने एक बार ही करवाए होते हैं, वो बार बार थोड़ी करवाने पड़ते हैं। अनटिल अनलेस कि आपकी कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेंट आए कि जी इनके मटेरियल से ये कोई रिएक्शन आया, तो फिर वो दोबारा छापे मापे मारते हैं कि अच्छा क्यों, वरना तो वो ये एक्सपोर्टर्स ने एक ही बार चीज़ें करवाई होती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक अब है सर। ये जो हमने सर्टिफिकेट अभी इसके बाद आप। हाँ, ये जो भी हमने ये सीई का सर्टिफिकेट डिस्कस किया है, तो ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के लिए ये बार बार थोड़ी लेना पड़ता है आपको, या आप एक ही बार इसको अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी पे, आपको मिल जाते हैं जितने सर्टिफिकेट्स हैं। बट अगर आपने अगर 50,000 चार्जर का ऑर्डर किया है, तो आपके ऑर्डर के अंदर 50,000 चार्जर पूरे हैं, उसका प्रूफ चाहिए इंपोर्टर को। तो वो इंस्पेक्शन के लिए जो टेस्ट रिपोर्ट होगा वो इंपोर्टर पे करेगा उसके लिए, वो एक्सपोर्टर नहीं पे करेगा। बट सर्टिफिकेट के लिए जो पे करना होगा वो एक्सपोर्टर कर रहा होता है अपनी प्रोडक्ट के लिए। सर एक सवाल है आपसे, अ, अगर आप जवाब देना चाहे रिगार्डिंग चाइना। हम्म। हेलो। जी सर। जी जी जी, पूछिए, प्लीज पूछिए। हेलो। जी।
जी सर, मैंने कहा सर, मैं पूछ रहा था कि आपने चाइना को पिछले कई सालों में देखा है, मेरे ख्याल है 10 साल आप वहां पर से ज्यादा आप वहां पर रहे हैं। आपको वहां पर वो लोग एक्सपेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो पहले से ज्यादा मालदार तो हो गई है कौम पूरी, क्या उनके आम लोग भी पहले से ज्यादा बेहतर हुए हैं, और क्या वो इतने बेहतर हो जाएंगे किसी टाइम कि हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें उनको, और वो और उधर डिफरेंस हो, मतलब जब वो इंपोर्ट करें तो महसूस करें कि सस्ता माल आ रहा है इनके पास, या ऐसा काफी साल बाद होगा आपके ख्याल में? जी सर। आपके सवाल के ना दो पहलू हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, या उनकी वो बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, एक्सपेंसिव हो रहे हैं कि नहीं। तो दुनिया में हर तरह पे, अरे भाई, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। चाइना के अंदर भी दोनों तरह के लोग हैं कि जो लग्जरी भी पसंद करते हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है चाइना के अंदर जो लग्जरी रहना पसंद करती है, और बहुत सारी मेजोरिटी ऐसी भी है उनकी कि वो अगर मिलियनेयर बिलियनेयर भी हैं तो वो सादगी में ही रहना पसंद करते हैं। ये वाली तादाद ज़्यादा है, सादगी वाली तादाद ज़्यादा है वहाँ पर। मतलब उनका कल्चर ही ऐसा है कि वो ब्लैक ट्राउजर और वाइट टी शर्ट के अंदर ही सारा साल घूम रहे होते हैं। पता नहीं है कौन बिलियनर है, पता नहीं है कौन ट्रिलियनर है। तो लेकिन कम्युनिटी ऐसी भी है 30-40% के जो अब दुनिया के साथ साथ वो भी लग्जरी हो रहे हैं, पसंद करते हैं चीज़ों को। नंबर वन। नंबर टू ये है कि चाइना की जो तरक्की का राज है वो खड़ा ही इस चीज़ पे है कि वो दुनिया सारी से सप्लाई चेन सस्ती देते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ तो हो सकती है खास जो उसकी इनोवेशन में, उसकी मेकिंग में दूसरी दुनिया उसको ज़्यादा अच्छा बना रही हो वहाँ पर। लेकिन जब वो क्वांटिटी की बात आती है, सप्लाई चेन की बात आती है, तो वो फिर चाइना की सस्ती बन जाती है, उसकी वो होता है। ये तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान में हम कोई नई चीज़ बनाएं तो चाइना उसको हमसे इंपोर्ट कर ले एक बार, तो नेक्स्ट टाइम वो वहां पे बना लेगा उसको, वो देख के कि इसकी सप्लाई सस्ती, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लेवल पे सप्लाई मैनेज करते हैं। सो पाकिस्तान से चाइना क्या चीजें जा सकती हैं जो मुझे नजर आता है नेक्स्ट 20-30 साल, 40 साल, वो वही है जो आपकी रिपोर्ट देख के मैंने एक मैसेज आपको दिया है कि मिनरल्स। मिनरल्स तो नहीं बना सकते ना, वो कितना भी एडवांस कोई मुल्क हो जाए, मिनरल्स कैसे बनाएगा वो। तो वो वो जा सकते हम्म। हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जा सकते हैं यहाँ से। हमारे हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो जा सकती है यहाँ से। हमारी शुगर जा सकती है यहाँ से, क्योंकि गन्ने की काश्त हमारे यहाँ पर अच्छी होती है। तो ये चीज़ें तो चाइना को जा सकती हैं। मैन पावर शायद दुनिया में कोई एक टाइम ऐसा आए कि मैन पावर जाए, बट हम उनको इंडस्ट्री बना के कोई बहुत ख़ास इंडस्ट्री नहीं बेच सकते। हाँ, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है मिल्लत ट्रैक्टर्स। तो मिल्लत ने किसी टाइम तक चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जी। हुआ था। इन्होंने वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी, वहां पे उन्होंने फैक्ट्री लगवाई थी इनकी। तो कुछ अर्सा इन्होंने, मेरे ख्याल 10 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो इन्होंने वहां पे ट्रैक्टर बना के दिए थे मिल्लत की। ट्रैक्टर की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये दुनिया के काफी मुल्कों में बड़ी अच्छी समझी जाती है और बड़ा अच्छा बिकता है। ये इनका ट्रैक्टर 80% एक्सपोर्ट होता है। इस तरह कोई पर्टिकुलर आइटम्स अगर कर लें तो वो तो अच्छा है, वरना हम चाइना को कुछ कर नहीं सकते। वो आप डटे से आने हैं, वो हर चीज को बनाना जानते हैं, और सर इसमें स्किल्ड नेशन है। जो जो सब चीज मुझे अभी माइंड में आई है, ये जो टिन केन्स होती है ना, वो एल्यूमिनियम फॉइल्स और टिन केन, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल उसका वो मैगट होता है, पता नहीं मुझे नाम अब भूल गया, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो एरगट बोलते हैं या मैगट, वो पाकिस्तान से उधर एक्सपोर्ट होता है चाइना में, और वो टिन केन्स बना के फिनिश्ड प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करके फिर पाकिस्तान भेजते हैं। तो उसमें हमारा फायदा तो बहुत कम है, बहरहाल एक तरह से नुकसान ही है। तो चाइना बहुत कम चीज़ों को बाय करता है, लेकिन वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मिनरल्स, वो हमारे मिनरल्स को या रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करके उस पे फर्दर वैल्यू एडिशन करके हमें बेच देगा और आगे भी बेचता है। तो ये चीज़ है।
मिल्लत का आपने जिक्र किया, ये अफगानिस्तान में भी एक्सपोर्ट होती हैं इनकी ट्रैक्टर्स, और ये कंसाइनमेंट्स मैंने देखी हैं मतलब खुद। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल में शुरू में मैंने जावेद भाई बात ही ये की ना, जब हम वो एक्सपोर्ट वाले प्रोजेक्ट पे बात कर रहे थे कि करने हम्म। को बहुत कुछ हम एक्सपोर्ट कर सकते, बट मेरा कहाँ पे आके रुकता है, वही पॉइंट है कि जो मैंने चाइना में इतने सालों से सीखा है कि हम वैल्यू क्या ऐड करें। क्योंकि मैंने चाइना के अंदर यही देखा है कि वो लोग कैसे ऊपर आए हैं, वो जो दुनिया में हो रहा था ना उन्होंने किया वही है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन के साथ कर दिया। यही सवाल मैंने शुरू में रखा है सबसे पहले, कि मैं असल में सोच ही मेरी यहाँ पे आके ना, पाकिस्तान में आके मुश्किल थोड़ी सी हो रही है कि वैल्यू एडिशन कहाँ पे की जाए। मैं रेगुलर नहीं करना चाहता एक्सपोर्ट कोई। तो अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है लिथियम के सबसे बड़े जखायर कहाँ पे हैं इस रीजन के अंदर? लिथियम रॉ मटेरियल सोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो इस रीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं हमारे। मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत अच्छे खासे लिथियम के ना जखायर हैं। ये देखें, सेकंड नंबर पे है एशिया के अंदर। लिथियम रिजर्व इक्वल टू दोज ऑफ बोलीविया विद सिग्निफिकेंट डिस्प्ले लिथियम लेवल। ठीक है। अब क्या ये जखायर के साथ अफगानिस्तान लिथियम सेल बना सकता है? वो वो एडिशन किसने की है? वो चाइना ने की है। हमारे पास मैंने अली भाई को, मुझसे अली भाई बात कर रहे थे तो मैंने इनको ना एक वो बताया पत्थर, उसको कहते हैं नेफ्राइट। नेफ्राइट जो पत्थर है ना, ये अफगानिस्तान से बहुत आता है सर। रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, तो इसके पाकिस्तान में बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं नेफ्राइट के। तो अब नेफ्राइट जो है क्या होता है? अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि नेफ्राइट स्टोन एंड चाइना रिलीजियस कनेक्शन। अब ये देखें, चाइना के अंदर इसको स्टोन ऑफ हेवन कहा जाता है, और वो इस स्टोन को पहनना वहां पर बहुत पसंद करते हैं पिछले 7,000 सालों से। स्पिरिचुअल समझते हैं इस पत्थर को। अच्छा, इसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा रिसोर्स है। अब मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि नेफ्राइट बैंगल्स, ये जो ज्वेलरी है नेफ्राइट की, जैसे ये है लेट्स सपोज, हम बना के दे सकते हैं, इसमें वैल्यूडेशन करके दे सकते हैं चाइना को। हमारे पास एक भी ऐसी प्राइवेट या स्टेट लेवल की वो चीज़ नहीं है। बट ये जो बीच बीच लगा ना, ये नेफ्राइट है। बट ये पता है कितना महंगा बिकता है चाइना में? गोल्ड की प्राइस के इक्विवेलेंट इसकी प्राइस है, ऐसे तैयार की। हम क्या बेच रहे हैं? वही रॉ रॉ बेच रहे हैं, वैल्यूडेशन करके वो दुनिया को बेच रहे हैं। सो थिंग इज कि वैल्यूडेशन की गेम है सारी। अली भाई, तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझे खाली अपने बारे में ये गुमान नहीं है, मुझे आधी दुनिया के बारे में ये गुमान है कि चाइना को ना मुश्किल है कुछ चीज़ें इस तरह की बेचना, क्योंकि वो खुद इसमें बहुत अच्छे हैं। इसकी मार्केट दुनिया का दूसरा कौन है?
हाँ, यूएस में बेच सकते हैं, यूके में बेच सकते हैं, मिडल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी मार्केट है। वो इतने अच्छे नहीं है इन चीज़ों के अंदर। चाइनीज दे आर वेरी जीनियस। सूंघ लेते हैं वो तो आइडिया को। ओके जी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम फॉर्मली क्वेश्चन आंसर का एक सेगमेंट रखेंगे ओवरऑल, और कुछ रिपीट करेंगे पीछे से कि क्या चीज़ें हैं, क्या हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात।